साथियों, आज हम बात करेंगे फॉर्म्स एंड प्रेसिडेंट्स अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट। कौन कौन से फॉर्म हैं, उनकी कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है, और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है रिटर्न्स अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। कौन कौन सी रिटर्न सबमिट करनी है, उनका क्या महत्व है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि हमें रिटर्न क्यों सबमिट करनी है। नंबर 1, मॉनिटरिंग द कंप्लायंसेस, कि जो हम फैक्ट्री एक्ट की कंप्लायंस कितनी कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, और कहाँ कमियां रह रही हैं, किन चीज़ों को हमें फोकस करना है। इनको दो हिस्सों में बांटा जा सकता है मॉनिटरिंग को। द फैक्ट्रीज एक्ट मैंडेट स्पेसिफिक प्रोविजंस फॉर वर्कर्स सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर इंक्लूडिंग प्रॉपर वेंटिलेशन, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, सेफ्टी इक्विपमेंट्स। तो इनकी कंप्लायंस कैसी है, कितनी है, यह रिटर्न भरने पर पता चलता है। दूसरा, फाइलिंग रिटर्न्स हेल्प्स अथॉरिटीज एंश्योर दैट फैक्ट्री कंप्लाई विद दीज प्रोविजंस एंड मेंटेन एक्सेप्टेबल वर्किंग कंडीशंस, कि उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग कंडीशंस एक्सेप्टेबल हैं भी या नहीं भी। इसीलिए मॉनिटरिंग को कंप्लायंस बहुत अच्छे से बताती है कि हमारी कंप्लायंस का स्टेटस हमें बताता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, कि इसके लिए कौन कौन अकाउंटेबल है और वहां किस तरह से काम हो रहा है, चाहे वह वर्किंग आवर्स हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो या यंग एम्प्लॉयमेंट हो, फीमेल एम्प्लॉयमेंट हो, मेल एम्प्लॉयमेंट हो, सेफ्टी के मेजर्स हों, और इंसिडेंट और एक्सीडेंट हो, कि जहां ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं वहां वर्किंग कंडीशंस पुअर है, सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, और जहां नहीं हो रहे हैं उनको अवार्ड मिलने की बात की जाती है। दूसरा, रेगुलर रिटर्न एंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन फैक्ट्री ऑपरेशंस एंड होल्ड एम्प्लॉयर्स अकाउंटेबल फॉर मेंटेनिंग स्टैंडर्ड, कि जहां जहां जब हम कंप्लायंस करते हैं तो कभी कभी उनका ऑडिट भी करते हैं कंप्लायंस से पहले, तो पता चल जाता है कि कहां कहां वीक एरियाज हैं, किन किन में हमें सेफ्टी की और आवश्यकता है। तीसरा एरिया है स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्शन, कि हमारी जो पॉलिसीज के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इंडस्ट्री में सेफ्टी का क्या स्टेटस है, एक्सीडेंट कितने हैं, किस तरह के हैं, माइनर हैं, मेजर हैं, फेटल ना हो, क्या क्या हमें सिम्टम्स मिल रहे हैं, ये सब चीजें इसी से पता चलती हैं। दूसरा, द डेटा हेल्प्स इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड रिसोर्स एलोकेशन फॉर बेटर रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। हमें डेटा यह भी बताता है कि हमें अपनी पॉलिसीज में कहां किस तरह से चेंज कर और बेटर वर्क एनवायरनमेंट या वर्किंग एरियाज डेवलप किए जा सकते हैं, क्योंकि फैक्ट्री में बहुत सारे हैजार्डस प्रोसेस होती हैं और कुछ हैजार्डस प्रोसेस में लोग काम करने को तैयार नहीं होते हैं। नंबर 4, एक्सीडेंट प्रिवेंशन एंड सेफ्टी ओवरसाइट्स, कि जब हम इनकी ऑडिट करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, तो सेफ्टी के ओवरसाइट्स कहाँ हो रहे हैं उनको ठीक किया जाए, या जहां स्ट्रक्चर वीक हो गया है, या बिल्डिंग की स्टेबिलिटी नहीं है, या बिल्डिंग में जो फैक्ट्री एक्ट के स्टैंडर्ड्स हैं उनमें कई खामियां हैं, या ओवर क्राउडेड है, लाइटिंग प्रॉपर नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, तो वो सब चीजें इन सब चीजों में मिलती हैं और उनसे एक्सीडेंट का प्रिवेंशन होता है। नंबर 5 हम बात करेंगे एंश्योरिंग वर्कर्स वेलफेयर, जो फैक्ट्री का चैप्टर 4 है फैक्ट्री एक्ट का, उसमें वेलफेयर की बात की गई है कि हमारे यहाँ क्रचेज, रेस्टरूम्स या और बेनिफिट्स हमने कितने दिए हैं, कितने लोग उनका बेनिफिट ले रहे हैं, ये सब चीजें रिटर्न से पता चलती हैं। रिटर्न अनेबल अथॉरिटीज टू वेरीफाई सच फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड टू वर्कर्स एज रिक्वायर्ड, वो वेरीफाई कर सकते हैं आकर के। जो छठवां बड़ा बेनिफिट है लीगल कंप्लायंस एंड अवॉइडेंस ऑफ पेनल्टीज, कि आपकी जितनी कंप्लायंस अच्छी होगी उतने आपका हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट होगा, वर्कर्स एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे, वर्क कल्चर इफेक्टिव होगी और हार्मोनियस होगी। इसीलिए इसको लीगल कंप्लायंस को जरूरी है, और जब आप 100% लीगल कंप्लायंस करेंगे तो अवॉइडेंस ऑफ पेनल्टीज होगी, गवर्नमेंट के साथ भी आपके रिलेशन बढ़िया होंगे।
अब आपको बात करते हैं कि फैक्ट्रीज एक्ट के तहत किन किन तरह की रिटर्न कब कब भरी जाती हैं। सबसे पहला है एनुअल रिटर्न, जिसमें इंफॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉयज, वर्किंग आवर्स एंड कंप्लायंस मेजर्स होते हैं। उसी का हाफ ईयरली जो एनुअल रिटर्न है वो 31 जनवरी ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर, और ये 30 जुलाई ऑफ द सेम ईयर जो हाफ ईयरली रिटर्न है, क्योंकि इसमें जनवरी से जून तक का डेटा जाता है। और हाफ ईयरली रिटर्न्स में डिटेल ऑफ हैजार्डस प्रोसेस, सेफ्टी मेजर्स एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ के डेटा को प्रायोरिटी दी जाती है। तीसरी रिटर्न है इन केस ऑफ एक्सीडेंट और इंसिडेंट, इमीडिएटली रिपोर्टिंग द एक्सीडेंट, इंजरीज और फैटेलिटीज। चौथी है अदर स्पेसिफिक रिटर्न्स, जो कुछ स्पेसिफिक हैजार्डस इंडस्ट्री है उन्हीं के लिए बनी है, जैसे हैजार्डस सब्सटेंस, मेजर इंसिडेंट, स्पेशल कंप्लायंस रिक्वायर्ड, तो वो केवल उनके लिए है जो हैजार्डस इंडस्ट्री है। तो ये 4 तरह की रिटर्न्स हमें समझनी होंगी। आइए अब समझते हैं कि टोटल फॉर्म्स कितने हैं और किस तरह के शेड्यूल इसमें बने हुए हैं। तो आप देखेंगे फॉर्म 1 है जो प्लान अप्रूवल के टाइम पर आता है, फॉर्म 1A है जो फैक्ट्रीज ऑफ नॉन हैजार्डस है उनके लिए है, फॉर्म 2 है फॉर फैक्ट्री लाइसेंस, जब हम फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं तो उसके लिए भरा जाता है, फॉर्म 3A है। ये मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान रूल्स के आधार पर, क्योंकि ये फॉर्म्स का नंबर अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकता है, इसलिए जो इस वीडियो को देख रहे हो कंफ्यूज ना हो, अपने हिसाब से नंबर कर ले। समझने की बात है कि किस किस चीज के लिए फॉर्म बना हुआ है, नंबर स्टेटों ने अपने अपने हिसाब से अलग बदल लिए हैं। मैं जो आज ये नंबर डिटेल बता रहा हूं ये राजस्थान के आधार पर है। नंबर फॉर्म 4 है रजिस्ट्रेशन ऑफ लाइसेंस एंड वर्क फैक्ट्री, फॉर्म 5 है सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। तो जो हम फॉर्म 3A की बात कर रहे थे, जब भी आप फैक्ट्री मैनेजर चेंज करेंगे तो ये रिपोर्ट करना पड़ेगा, और जब ऑक्यूपायर चेंज करेंगे तो दूसरे फॉर्म में करना पड़ेगा, और ऑक्यूपायर के चेंज के नाम में तो एक मिनिमम फीस भी जाती है। फॉर्म 6 है ह्यूमिडिटी रजिस्टर, जो जहां डस्ट वगैरह बहुत उड़ती हैं। फॉर्म 7 है लाइन वॉशिंग एंड पेंटिंग्स। फॉर्म 8 है रजिस्टर ऑफ वर्कर्स अटेंडिंग टू मशीनरी। फॉर्म 9 है रिपोर्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ प्रेशर वेसल्स एंड प्लांट, जिसमें लिफ्ट एंड हॉइट्स हैं, प्रेशर वेसल्स हैं, ताकि उनकी स्ट्रेंथ पता चलता रहे कि उनमें एनुअल है, कुछ का बाई एनुअल है, कुछ का हाफ ईयरली है, तो उनकी सबकी टेस्टिंग की रिपोर्ट भरनी होती है। फॉर्म 9 है रजिस्ट्रेटर ऑफ वाटर सील्ड गैस होल्डर्स। तो इस तरह से फॉर्म 9B है एग्जामिनेशन ऑफ वाटर सील गैस होल्डर्स। फॉर्म 10 है रजिस्टर ऑफ कंपनसेटरी हॉलीडेज, जिनको वीकली ऑफ नहीं देते हैं तो उनको, या छुट्टी नहीं देते हैं तो उनको आपको कंपनसेटरी ऑफ देना होगा, तो उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि कब कंपनसेटरी ऑफ बना और कब उसने लिया। फॉर्म 11 है ओवर टाइम का। फॉर्म 12 है नोटिस ऑफ पीरियड वर्कर्स ऑफ एडल्ट वर्कर्स। फॉर्म 13 है रजिस्टर ऑफ एडल्ट वर्कर, जिसमें सबका रिकॉर्ड जाता है। फॉर्म 14 है जिसमें एक एक वर्कर की डिटेल और उसका एड्रेस रखना पड़ता है। फॉर्म 15 है चाइल्ड वर्कर कितने हैं। फॉर्म 16 है लीव विद वेजेस, किस किस की बनी और किस किस ने अवेल की। फॉर्म 17 है रजिस्टर ऑफ लीव विद वेजेस, आप रजिस्टर बनाएंगे। फॉर्म 18 फॉर्म 19 हेल्थ रजिस्टर। फॉर्म 19A सेक्शन 87 में भरना कंपलसरी है। फॉर्म 20 कहीं स्टेटों में नंबर बदल गया, एक्सीडेंट होने पर भरा जाता है। 20A है नोटिस ऑफ डेंजरस ऑकरेंस, जिसमें फैटल नहीं हुआ लेकिन डेंजरस ऑकरेंस हुई है। 21 है नोटिस ऑफ पॉइजनिंग और डिजीजेस। फॉर्म 22 है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ फैक्ट्री एक्ट, जो मेन गेट पर लगाया जाए ताकि हर वर्कर को पता हो कि मेरे यहाँ क्या है, कैसे है, कितनी शिफ्टें हैं। तो जो एब्स्ट्रैक्ट है वो इंग्लिश में और जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है उसमें लगाना जरूरी है। फॉर्म 23 है राजस्थान में इंटीग्रेटेड एनुअल रिटर्न। राजस्थान में मैं आपको बता दूं कि हाफ ईयरली रिटर्न नहीं है, वहां साल में एक ही बार रिटर्न जाती है, इसीलिए इसका नाम है सिंगल इंटीग्रेटेड एनुअल रिटर्न। कुछ स्टेटों में फॉर्म 21 और फॉर्म 22 हाफ ईयरली और ईयरली रिटर्न भरी जाती है।
फॉर्म 28 है मस्टर रोल, फॉर्म 29 है रजिस्टर ऑफ एक्सीडेंट्स और डेंजरस ऑकरेंसेस। इस तरह से फॉर्म 30 है स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, जब आदमी बीमार हो जाता है तो उसको स्पेशल सर्टिफिकेट मिलेगा तभी ड्यूटी पर आएगा। फॉर्म 31 है सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। फॉर्म 34, फॉर्म 35 है एक्सीडेंट्स एनुअल रिटर्न्स। फॉर्म 36 है फोटो आइडेंटिटी कार्ड। और फिर उसके अलावा कुछ और हैं, एप्लीकेशन फॉर फैक्ट्रीज कैरिंग आउट नॉन हैजार्डस प्रोसेस एंड एम्प्लॉइंग अप टू 50 वर्कर्स, उनकी डिटेल है। नोटिस ऑफ ऑक्यूपेशन रजिस्ट्रेशन एंड ग्रांट ऑफ लाइसेंस अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट, तो कुछ ऐसी डिटेल हैं। ये 40 नंबर पे बात करते हैं रिन्यूअल ऑफ लाइसेंसेज अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट, जिनकी अब अभी हम डिटेल में बात करेंगे। और राजस्थान में एक चीज बहुत अच्छी है जो विशेष है, बहुत सारे स्टेटों में नहीं है, उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर को, ताकि वहां सेफ्टी रिलेटेड ट्रेनिंग दी जा सके, सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग सेंटर और इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग फॉर वर्कर्स अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट कंपलसरी किया है। उसमें फैसिलिटी ये है कि या तो वो अपना बना सकते हैं या कुछ लोग मिलकर के एक जगह बना सकते हैं और उसे कॉमनली यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो समझने की हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से ये फॉर्म डेवलप किए गए हैं। फॉर्म नंबर में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, अपने स्टेट के हिसाब से उसे चेंज कर लीजिएगा। अब मैं बात कर रहा हूं जो एनुअल इंटेग्रिटी रिटर्न है, कहीं कहीं ये 21 और 22 हाफ ईयरली और एनुअली भी है, इनमें क्या जाता है? तो सबसे पहले जाता है फॉर द एंडिंग 31 दिसंबर, जो भी है उसकी डिटेल जाती है कि 31 तक हमारे पास फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, फैक्ट्री का नाम क्या था, नेम ऑफ ऑक्यूपायर क्या है, नेम ऑफ मैनेजर क्या है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, पूरा एड्रेस है और नेचर ऑफ इंडस्ट्री किस तरह की है, कितने नंबर ऑफ वर्कर्स वहां काम करते हैं, उसमें मैन वुमेन चिल्ड्रन तीनों को डेटा है। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड डेली कितने लगते हैं उनकी डिटेल आपको जो इसमें सिस्टम दिया गया है उस हिसाब से एवरेज कैलकुलेट करके निकालना है। नंबर नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ मैन आवर्स, कितना काम हुआ, क्योंकि आदमी कई बार हाफ डे चला जाता है तो उसमें मैन आवर्स काउंट करने में पता चलता है। तो ये कुछ डेटा इस तरह की डिटेल में दिया जाता है। एवरेज नंबर ऑफ आवर्स वर्कड पर वीक कितना रहा। दूसरा है डज द फैक्ट्री कैरी आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑपरेशंस, जो डेंजरस ऑपरेशंस है उनको करती है, उनमें कितने लोग काम करते हैं, उनके हेल्थ की क्या व्यवस्था है। नेक्स्ट आता है लीव विद वेजेज, कितने लोगों को लीव बनी, कितनों ने अवील की, कितनों की कैरी फॉरवर्ड हुई, ये सब डेटा इसमें भरा जाता है। अगला डिटेल आती है इसमें सेफ्टी ऑफिसर्स आपके यहाँ कितने हैं, जो सेक्शन 40B है उसकी डिटेल के हिसाब से सारी डिटेल यहाँ भरी जाती है। दूसरा एम्बुलेंस रूम है, एम्बुलेंस है, या आपके यहाँ जो फर्स्ट एड की व्यवस्था है वो सब की डिटेल यहाँ आती है। शेल्टर, रेस्ट रूम, क्रचेज, कैंटीन, इन सब की डिटेल आती है। तो ये सारी चीजें जो वेलफेयर की हैं इसमें भरी जाती हैं, उनको कितने यूज कर रहे हैं कितने नहीं यूज कर रहे हैं, ये एनुअल में डेटा कलेक्ट किया जाता है। और जो मैंने स्टार्टिंग में आपको इसके रीजन बताए थे कि वाई रिटर्न्स आर इम्पोर्टेंट, उसके हिसाब से एम्प्लॉयर्स भी अपने डेटा को चेक करता है और अपनी पॉलिसीज को रिफ्रेम करता है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो इसमें डिटेल भरी जाती है वो एक्सीडेंट है, कि एक्सीडेंट कितने हुए, किन किन कारणों से हुए, और इसको जो साइन करता है वो वही करता है जो ऑक्यूपायर द्वारा निर्धारित फैक्ट्री मैनेजर होता है, जिसके नाम में फैक्ट्री मैनेजर का डिटेल भरी होती है, वही आदमी इस फॉर्म को साइन कर सकता है। अन्यथा कुछ स्टेटों में तो फैक्ट्री मैनेजर एंड ऑक्यूपायर दोनों साइन करते हैं। तो इस रिटर्न की इंपॉर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है। आइए अब हम बात करते हैं कि इसमें जो डिटेल भरी जाती है उसके लिए मैंने कुछ फुट नोट डाल करके समझाने की कोशिश की है। जैसे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड डेली शुड बी कैलकुलेटेड बाय
डिवाइडिंग द एग्रीगेट नंबर्स ऑफ अटेंडेंस ऑफ वर्किंग डेज। तो इसकी डिटेल है। दूसरा, जो सीजनल फैक्ट्रीज है उनमें एवरेज नंबर कैसे निकलेगा, द वर्कर्स एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द सीजन और डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वर्कड ड्यूरिंग द सीजन। ऑफ सीजन की अलग निकलेगी, उसकी अलग निकलेगी। ऐसे ही जो आइटम 24A था उसमें एक्सीडेंट की डिटेल, जो फिगर 52 है उसकी डिटेल, तो उन सब की डिटेल यहाँ बताने की कोशिश की है। आप इसको ठीक से समझिए, और ये अपने अपने स्टेट में अलग अलग तरीके से ये एक्सप्लेनेटरी नोट डिफाइन किए गए हैं जब आप अपने स्टेट के रूल्स पढ़ेंगे जहां आप काम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं हाउ टू गेट फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन ऑफ ए न्यू फैक्ट्री। जब आप एक नई फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो उसका क्या तरीका है, इसीलिए हमने इसमें फॉर्म्स एंड प्रेसिडेंट की भी बात की है। इसके जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। बिफोर अप्लाइंग गैदर दीज डॉक्यूमेंट्स। नंबर 1 फॉर्म 2। फॉर्म के नंबर में मत रहिएगा, अपने अपने स्टेट में अलग अलग हो सकता है। तो इसमें क्या डिटेल भरी जाती है, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ द फैक्ट्री लाइसेंस। दूसरा, प्रूफ ऑफ ओनरशिप, उसके लिए लीज डीड और लीज एग्रीमेंट और इस तरह के अलग और डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं। यदि आपने फैक्ट्री रेंट पर लेकर चला रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट हो सकता है। तीसरा, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, जो आपने प्लान बनाया है बिल्डिंग का कि उसमें हाइट कितनी है, उसमें वेंटिलेशन कितना है, कितने लोग काम करेंगे, मशीनरी कहाँ कहाँ लगेगी, वो सब इसमें ड्राइंग्स में दिखाना। तो बिल्डिंग प्लान अप्रूवल्स, लिस्ट ऑफ मशीनरी, कौन कौन सी मशीनरी है, कहाँ कहाँ उसकी लोकेशन है। फिर है प्रोसेस फ्लो चार्ट, आपके यहाँ प्रोसेस फ्लो कैसे करेगी, कि आपके यहाँ यदि हैजार्डस है या नॉन हैजार्डस है, इनकमिंग कहाँ से है, आउटगोइंग कहाँ से है, वो पूरा इस बिल्डिंग में ब्लूप्रिंट दिखाया जाता है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, की आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है। उसके बाद है कंसेंट फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो आपने अपनी फैक्ट्री लगा रहे हैं उसका जो स्टेट का पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वहां से आपने कंसेंट लिया तो कंसेंट लगाइएगा। फायर डिपार्टमेंट अप्रूवल, यदि आपके यहाँ फायर का काम है तो उसका अप्रूवल आपने फायर प्रोटेक्शन के लिए पाइपलाइन या ड्रेनेज सिस्टम या वाटर स्टोरेज या जो आपकी पाइपलाइन है वो सब का ड्राइंग्स, उनका अप्रूवल और उनका एक सर्कल, 24 आवर्स अनइंटरप्टेड वाटर प्रेशर इन योर पाइपलाइंस, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े तो हौज और पाइपलाइन से आप उस ऊंचाई तक या उस जगह तक पानी पहुंचा सके जहां तक उसकी आवश्यकता है। तो इसीलिए फायर डिपार्टमेंट का अप्रूवल। ऑक्यूपायर डिटेल, उसका पेन नंबर, उसका आधार कार्ड और आईडी प्रूफ, आजकल ये सब चीजें चाहिए। फिर है साइट प्लान एंड लेआउट, जो आपने बनाई है उनका पहले से साइट प्लान और उनका लेआउट। हेल्थ एंड सेफ्टी डिटेल्स, अरेंजमेंट ऑफ वर्कर्स लाइक टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब चीजें इसमें पहले से इकट्ठी कर ली है। दूसरा इसका क्या है, टू रजिस्टर ए फैक्ट्री अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, आपको क्या क्या करना है गेट अप्रूवल के लिए। सबसे पहले, बिफोर स्टार्टिंग द फैक्ट्री यू मस्ट गेट अप्रूव द बिल्डिंग प्लान्स फॉर लोकल अथॉरिटीज, ये जरूरी है। दूसरा, अप्लाई फॉर फैक्ट्री लाइसेंस, और फैक्ट्री लाइसेंस कब करता है, जब आपका पहला कॉमर्शियल बिल अलाउ होता है तब फैक्ट्री लाइसेंस मिलता है। यू कैन अप्लाई फॉर द फैक्ट्री लाइसेंस ऑनलाइन, आज की डेट में ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की सुविधाएं हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, विजिट योर स्टेट लेबर डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ फैक्ट्रीज वेबसाइट, क्लिक द फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन, क्रिएट एंड अकाउंट एंड लॉग इन, उसमें लॉग इन करिए, फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, आप ऑनलाइन भरिए, अपलोड द डॉक्यूमेंट एंड सबमिट द एप्लीकेशन, एंड सबसे जो जरूरी है, पे द प्रेस्क्राइब्ड फी। अब प्रेस्क्राइब्ड फी का एक चार्ट है जो हॉर्स पावर और नंबर ऑफ वर्कर्स के हिसाब से कैलकुलेट होता है,
अपने अपने स्टेट का चेक कीजिए, उस हिसाब से फीस जमा कीजिएगा। और पहली बार में फीस जो जाती है फर्स्ट रजिस्ट्रेशन के लिए वो 50% एक्स्ट्रा जाती है। यदि आपके स्टेट में 1 लाख रुपए आप पर एप्लीकेबल है तो फर्स्ट ईयर में 1.5 लाख जाएगी, आगे से रिन्यूअल में 1 लाख जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट टाइम में 50% फी एक्स्ट्रा जाती है मैक्सिमम स्टेट्स में। हो सकता है कुछ स्टेट्स में ज़्यादा भी हो, कम भी हो, लेकिन मैक्सिमम में 50% एक्स्ट्रा का प्रावधान मैं अभी तक समझ पाया हूँ। नंबर 3 है रिसीव द लाइसेंस। जब आप ये दोनों प्रोसेस कर देंगे तो आपको एक फैक्ट्री लाइसेंस ग्रांट होगा, आप फैक्ट्री लाइसेंस ले सकते हैं। लेकिन उस फैक्ट्री लाइसेंस को आपको बार बार रिन्यूअल कराना पड़ेगा, क्योंकि फैक्ट्री लाइसेंस मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम 5 साल के लिए जा सकता है। लेकिन डेंजरस ऑपरेशन में कोई भी 5 साल का लाइसेंस नहीं देता है। तो रिन्यूअल की एक तो टाइमिंग एंड उसकी प्रोसेस क्या है। फैक्ट्री लाइसेंस आर टिपिकली रिन्यूड एनुअली फॉर द पीरियड अप टू द 5 years, और फैक्ट्री लाइसेंस 31 दिसंबर तक रिन्यू होता है साल में। इसीलिए आपको 3 महीने पहले अप टू सितंबर तक उसकी 30 सितंबर तक फीस जमा करनी है और डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं रिन्यूअल के लिए। और इसमें कुछ कुछ स्टेटों में अभी और चेंज आ गया है। द एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल शुड बी सबमिटेड एटलीस्ट 30 days बिफोर द लाइसेंस एक्सपायर्स। लेटर सबमिशन में अट्रैक्ट द पेनल्टी। यदि आपने लेट कर दिया तो पेनल्टी के साथ जमा करना पड़ेगा, और पेनल्टी बहुत ज्यादा है। दूसरा, जब आप रिन्यू करते हैं तो इसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। रिन्यूअल एप्लीकेशन फॉर्म यूजुअली अवेलेबल ऑफ स्टेट लेबर डिपार्टमेंट वेबसाइट, वहां से निकाल सकते हैं। कि कॉपी ऑफ द फैक्ट्री ओरिजिनल फैक्ट्री लाइसेंस सबमिट करना होता है, क्योंकि उसी की बैक पर शेड्यूल बना होता है जिसमें उसको रिन्यू कर देते हैं और सिग्नेचर करके वापस आपको लौटाया जाता है। तीसरा, प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड रिन्यूअल फी। उसके लिए चालान, क्योंकि ये ट्रेजरी में जमा होता है, और उसको ऑनलाइन रिसिप्ट हो तो ऑनलाइन रिसिप्ट ले सकते हैं। अपलोडेड द डिटेल ऑफ द फैक्ट्री सच एज। अब उसमें क्या क्या डिटेल डालनी है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फैक्ट्री। यदि रेंट पे लेते हैं तो बार बार लोग बदलते रहते हैं, इसलिए उसका नाम ये डाला गया है। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, ये घट सकते हैं या बढ़ सकते हैं। यदि आपका प्लांट एक्सपेंड हो रहा है तो ये नंबर बढ़ जाएंगे, और यदि आपने टेक्नोलॉजी चेंज की है और हाई टेक्नोलॉजी ले आई तो नंबर घट भी सकते हैं। इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी, जो मैं भी हॉर्स पावर की और टोटल नंबर की बात कर रहा था, वो इसलिए लिखना जरूरी है ताकि आपकी फीस निर्धारित की जा सके। कंप्लायंस सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, फायर सेफ्टी एनवायरमेंट क्लियरेंस, ये 2 हर बार लगती हैं। अब जो हैजार्डस प्रोसेस में है उनके सेफ्टी प्लान की भी बात करते हैं कि उनका ऑनलाइन ऑफलाइन सेफ्टी अरेंजमेंट कैसा है, क्या करते हैं, मॉक ड्रिल करते हैं, नहीं करते हैं, उन सब की बात भी यहाँ कुछ लोग करते हैं। अब हम बात करते हैं हाउ टू फैक्ट्री फैटल एक्सीडेंट और डेंजरस इंसिडेंट, हाउ टू इन्फॉर्म। कभी कभी हमारे ना चाहने पर भी कभी कभी घटनाएं दुर्घटनाएं प्लांटों में हो जाती हैं, और कभी कभी फैटल होती हैं, कभी कभी नॉन फैटल भी होती हैं। आइए उस प्रोसेस की भी समझ लेते हैं कि उसकी रिटर्न कब, कहां, किसको, कितने समय में देनी होती है। तो सबसे पहले डिटरमाइन द नेचर ऑफ एक्सीडेंट, कि आप 3 तरह के एक्सीडेंट हो सकते हैं। लॉस ऑफ लाइफ, जिसे हम फैटल कहते हैं, दूसरा है सीरियस इंजरी हो सकती है, और तीसरा है ना इंसिडेंट दैट मे कॉज द डेंजर टू द वर्कर्स और प्रॉपर्टी, जैसे एक्सप्लोजन है, टॉक्सिक गैस है, लीकेज है या और है, लेकिन किसी को ना तो इंजरी हुई है ना कोई लॉस ऑफ लाइफ हुआ है। तो इन तीनों की सूचना देना बहुत आवश्यक है। इनमें डिले करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। अब हम बात करते हैं नोटिफाई द इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज अंडर सेक्शन 88 ऑफ द फैक्ट्री एक्ट। अब ये सबके लिए कॉमन है क्योंकि ये सेक्शन 88 एक्ट की है, एक्ट को कोई नहीं बदल सकता, रूल बदले जा सकते हैं। तो अंडर सेक्शन 88 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट क्या क्या जरूरी है। फैटल एक्सीडेंट और सीरियस बॉडीली इंजरीज, दीज मस्ट बी रिपोर्टेड इमीडिएटली, इसमें डिले नहीं करना, इमीडिएटली टू द इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज एंड
if applicable the local police station or district magistrate of your district where your factory is located। एक ये है। दूसरा, notification should be provided by the manager to the factory as soon as the incident occurs। जहां जैसे इंसिडेंट हुआ है ये जितनी जल्दी हो सकती है, इसमें डिले करने की नहीं है। आप डेटा कलेक्ट कीजिए, डिटेल बनाइए और इसको भेज दीजिए। दूसरी बात करते हैं हम, सबमिट द रिपोर्ट, रिटन रिपोर्ट। A written notice of the accident should be sent to the chief inspector of factories in a prescribed format, typically known as different forms है, कहीं 18 है, कहीं 20 है, कहीं 19 है, तो अलग अलग है, इसीलिए मैंने prescribed by the authority लिखा है। तो जो आपके स्टेट का है उस फॉर्म को पहले से रखिएगा और जब भी जरूरत हो तो इमीडिएटली भेजिएगा। टाइम फ्रेम, द सीरियस इंजरीज और फैटेलिटीज, जिसमें वर्कर की सीरियस इंजरी हो, डेथ की संभावना बहुत अधिक हो या डेथ हो चुकी हो, वो रिपोर्ट 12 घंटे, घटना या दुर्घटना के होने के 12 घंटे के अंदर अंदर चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज को, लोकल पुलिस स्टेशन को और डीएम को पहुंच जानी आवश्यक है। तो ये टाइम फ्रेम है। चौथी बात करते हैं, रिपोर्ट डेंजरस ऑकरेंस। डेंजरस ऑकरेंस कब रिपोर्ट करना है? जैसे इसमें भी अंडर सेक्शन 88A है ये। सर्टेन डेंजरस ऑकरेंस इवन इफ दे डू नॉट रिजल्ट इंजरी मस्ट ऑल्सो रिपोर्टेड टू द इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज। ये क्या क्या हो सकती हैं? प्लांट में एक्सप्लोजन हो सकता है, बॉयलर में हो सकता है, जो केमिकल इंडस्ट्रीज है उनके किसी और इक्विपमेंट में हो सकता है, फायर्स, आग लग सकती है, मटेरियल डैमेज हो सकता है, कुछ और इस तरह की घटनाएं घट सकती हैं। लीकेज ऑफ हैजार्डस सब्सटेंसेस, जैसे कई जगह क्लोरीन गैस का भंडारण होता है, क्लोरीन लीकेज हो सकता है। हाईली डेंजरस सब्सटेंस में बहुत सारे केमिकल्स आते हैं, टॉक्सिक गैसेज आती हैं, तो उन सब में यदि लीकेज है तो उन सब की भी सूचना देना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं मेंटेन द रिकॉर्ड। उनका रिकॉर्ड भी रखना, केवल सूचना ही देना नहीं, उनका रिकॉर्ड रखना है। रिकॉर्ड क्यों रखना है उसकी डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। डिटेल ऑफ ऑल एक्सीडेंट इंक्लूडिंग माइनर वंस मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड इन द फैक्ट्री एक्सीडेंट रजिस्टर, ताकि आपको लगे कि ये सिम्टम्स हैं। जो माइनर इंसिडेंट होते हैं वो सिम्टम्स होते हैं। यदि इसका डेटा देखेंगे तो 10 माइनर होने के बाद में एक मेजर होने की संभावना बढ़ जाती है। वो जब हम सेफ्टी की बात करते हैं तो डिटेल में अलग बात करते हैं, लेकिन यहाँ आपको इस तरह से समझाना आवश्यक है कि माइनर को आप माइनर कह के मत छोड़िए, वो सिम्टम्स हैं और माइनर ही मेजर में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरा, द एंश्योर कंप्लायंस एंड असिस्ट इन ऑडिट्स एंड इन्वेस्टिगेशंस। ये जो रिपोर्ट हैं ये आपकी जब ऑडिट होते हैं या इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उनमें बहुत मदद करती हैं, इसीलिए इनका डेटा रखिए और अपने पास्ट के डेटा से कुछ लेसन लर्न कीजिए। अपने शॉप फ्लोर की सेफ्टी पैरामीटर्स को, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को, सेफ्टी अवेयरनेस को, पीपीईज के यूटिलाइजेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाइए। ये इस बात की सूचना देते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हमें कमेंट करें और अपने मित्रों को शेयर करें, सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट करें और बेल आइकॉन दबाकर यह सुनिश्चित करें कि इस तरह की जानकारी आपको सबसे पहले मिले।